बड़ी बेटी महक की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी चहक शादी लायक उम्र में थी। हस्बैंड रवीज अपने दफ्तर में बिजी रहते थे और 45 साल की मीना उम्र और हालातों के ऐसे दौर में थी जहाँ घर पर उसका अकेला महसूस करना लाजमी था। बदलते हालातों और अकेलेपन को एक महिला की नियति समझ उसने बेटियों और पति को अपनी अपनी दुनिया में छेड़ना ठीक नहीं समझा। किसी दोस्त ने सलाह दी, मीना कोई छोटा मोटा घरेलू बिजनेस कर लो, वैसे भी वो बाहर वाला कमरा तो तुम्हारा खाली रहता ही है। अकेलापन दूर होने की एक उम्मीद सी दिखी तो घर में ही कागज़ के लिफाफे बनाने का छोटा सा सेंटर खोल लिया। कुछ एक गरीब औरतों को रोज़गार मिल गया और मीना को थोड़ा एंगेजमेंट। बेटियों और पति की अलग बन रही दुनिया में अपना हिस्सा तलाशने और सहेजने के साथ मीना ने भी अपनी एक अलग दुनिया बना ली। दुनिया हसीन थी। भाभी सेक्टर 7 वाले अनिल स्टोर में बात हुई थी। वो भी ऑर्डर देना चाह रहा है लिफाफों का। बताओ क्या कहें उसे? सुनीता ने लिफाफे बनाते हुए मीना से पूछा। अरे वाह सुनीता, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, बिजनेस भी लाने लगी। मीना ने सुनीता को चाय का कप देते हुए मुस्कुराकर कहा। पास बैठी बिटोरी उदास होकर बोली, अरे भाभी, ऑर्डर ले तो लइए पर बनइए कौन? हम सभी दिन भर में कुल 700-800 बनाए पावत हैं, उन्हें खपजात हैं दुई दुकानन में। बिटोरी की बात सुनकर मीना के दिमाग में तमाम ख्याल चलने लगे। डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना समस्या तो है, लेकिन ऑर्डर आ रहा है तो मना करना भी ठीक नहीं। लेकिन अब बनवाने के लिए औरतें भी तो और चाहिए। रवि से पैसा लेकर नौकरी पर औरतों को रखना भी ठीक नहीं। जितना है उसी में निपटाना चाहिए। ख्यालों के दौड़ रुकी तो मीना सभी से बोली, चिंता न करो, कुछ इलाज निकालते हैं इसका भी। मीना को अगले ही पल एहसास हुआ कि उसे अब किसी के साथ की ज़रूरत थी बिजनेस संभालने में। पति के पास लेकिन फुर्सत नहीं थी और चहक से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब आखिर मीना ने भी तो ज़्यादती की थी। महक बहुत प्यारी थी, लेकिन लुक्स और पॉपुलैरिटी में चहक से कम थी बचपन से ही। उसको कोई एहसास कमतरी ना हो, इसलिए मीना बचपन से ही महक को कुछ ज़्यादा ही लाड़ दुलार देती थी। चहक को अपनी माँ का ये सौतेला व्यवहार नाकाबिले बर्दाश्त लगता। बस इसी वजह से वो अपनी माँ से चिढ़ती थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो डरते डरते चहक को अपने बिजनेस की हालत बताई। फिर चुपके से बोली, सुन, तू मदद करेगी मेरी बिजनेस में? MBA कर चुकी है, मम्मा की मदद ही कर दे। मीना की बात पर कोई ख़ास तवज्जो न देते हुए चहक बोली, आपको मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? दीदी को बुला लो, वही करेंगी मदद आपकी। जैसी उम्मीद थी वैसा ही जवाब मिला मीना को। बिना कुछ बोले एक गहरी सांस लेकर निकलने लगी कमरे से। लेकिन इस बीच चहक को माँ पर प्यार और तरस दोनों आया और साथ ही बिजनेस में दम भी दिखा। दिमाग में उसके तमाम आइडियाज़ भी आ गए उतनी ही देर में। मम्मा रुको ज़रा, ये बताओ क्या एग्जैक्टली मदद चाहिए? चहक ने अपने जज्बात छिपाते हुए कहा। लेकिन मीना तो माँ थी, भाप गई बिटिया की फीलिंग्स। फ़ौरन आगे बढ़कर गले लगाया और बोली, थैंक यू बेटा, आई लव यू। माँ को थोड़ा पीछे करते हुए और इतराते हुए चहक बोली, ओह ये सब ठीक है, ये बताओ मेरा क्या फ़ायदा है इसमें मम्मा? चहक के गाल सहलाते हुए मीना ने कहा, स्टूपिड, यह बिजनेस तेरा ही तो है, अब इसे कैसे चलाना है ये तो तू ही डिसाइड कर। माँ के मुंह से यह सुनकर चहक वाकई काफ़ी चहक उठी। उसके मन की बात जो माँ ने कह दी, और शायद पहली बार ऐसा कुछ किया जिसमें उसे महक के साथ कुछ जबरन शेयर नहीं करना था। एम्बिशियस थी चहक और मल्टी रियलिस्टिक भी। उसे तो मम्मा की बात में अपना भविष्य दिखने लगा। वैसे गलत भी क्या था उसमें आखिर? 22 साल की मिडिल क्लास लड़की के लिए एक बिजनेस की मालकिन बनना बड़ी बात तो थी ही। वो बात अलग है कि बिजनेस कागज़ के लिफाफा बनाने का था। जोश इतना था चहक में, उसने फ़ौरन रोड मैप बनाने का सोच लिया। उसी दिन शाम तक उसने उस बिजनेस से रिलेटेड गूगल पर सारी रिसर्च कर डाली
और 5 साल का एक रोड मैप भी तैयार कर लिया। मीना को उसके प्लान सुनकर वाकई मज़ा आ गया। बेटी को छेड़ते हुए मीना बोली, यार चैक, तूने तो सच में अपनी फीस के पैसे वसूल लिए पूरे। चैक ने लेकिन फ़ौरन सीरियस होकर बोला, लेकिन मम्मा, अब ऐसे काम नहीं होगा, ये भाभी दीदी कल्चर नहीं चलेगा। इसमें मीना ने हंसते हुए कहा, ठीक है CEO मैडम, एज यू विश। चैक के आने का असर दिखने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई का बखूबी इस्तेमाल करते हुए पूरा बिजनेस एक स्ट्रक्चर में खड़ा कर दिया। मीना को एहसास कराया कि अगर बिजनेस सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। मम्मा, यहाँ लोगों पर डिपेंडेंस कम करनी होगी, सिस्टम पर ज़्यादा। लोग बदलते रहेंगे लेकिन सिस्टम नहीं। चैक ने कमरे के एक कोने में मीना के साथ ऑफिस टेबल सेट करते हुए कहा। मीना को भी चैक की बातों में दम दिखने लगा। असर भी हो रहा था। पहले जो औरतें दिन के 300 लिफाफे बनाती थीं, भाई अब खुशी खुशी 350 तक बना ले रही थीं। प्रोडक्शन में लगभग 15% के इजाफे से चैक ने 2 महीने के अंदर ही 25% का प्रॉफिट बढ़वा दिया। गणित मीना को समझ नहीं आई, लेकिन बोली, तू तो अमेजिंग है चैक। चैक के कहने पर कुछ समय बाद मीना ने बिजनेस को रजिस्टर करवाया और देखते ही देखते बिजनेस ने ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर दी। स्टेट गवर्नमेंट का प्लास्टिक बैग पर बैन लगाना मीना बैग्स को ज़बरदस्त फ़ायदा दे गया। ऑर्डर्स की लाइन लगने लगी और मीना और चैक ने शहर भर में अपने सेंटर खोल दिए। माँ बेटी की जोड़ी अच्छी खासी सेलिब्रिटी बन गई। उनकी सक्सेस स्टोरी अखबार में छपने लगी, लेकिन सक्सेस के साथ प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। रात को खाने की टेबल पर रवि से मोना ने पूछा, सुनिए, इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा हेल्प कर दिया करिए हम दोनों की बिजनेस में। प्रेशर बढ़ रहा है और मेरे और चैक के बस की बात नहीं शायद संभालना। अब आप अगर थोड़ा समय। मीना बात पूरी करती इससे पहले ही पूरी बेरुखी से रवीश ने कहा, यार यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है दफ्तर में, और तुम ये नया बवाल समझा रही हो। संभल नहीं रहा तो बंद करो। वैसे भी चैक तो शादी करके चली ही जाएगी, तब कैसे चलाओगी। रवीश की बेरुखी से ज़्यादा चैक के जाने के बाद क्या होगा, इस बात ने मीना को हिला दिया था। पति की बेरुखी और कमी सहने की तो आदत हो ही गई थी मीना को, लेकिन उसी बेरुखी से मिले अकेलेपन के इलाज का अधर में आने का ख्याल भी मीना को सहमा छोड़ गया। और अब जिस स्थिति में बिजनेस आ गया था, उसका एहसास रवीश को भले ही ना हो, मीना को था। बिजनेस को ग्रो करता देखने के बाद उसे अवॉइड करने की सलाह मीना के अंदर की माँ को कतई गवारा नहीं हुई। साथ ही उसके अंदर की माँ को यह भी एहसास हुआ कि बेटी को तो शादी कर अपनी दुनिया सजाने जाना ही होगा। बिजनेस में अपनी दुनिया ऐसी बना ली थी कि मीना को याद भी नहीं रहा कि उसने तो चैक को बोल दिया था कि बिजनेस उसका है। शादी हो भी जाए तो चैक चला सकती थी बिजनेस, लेकिन मीना के दिल में शायद लालच कहीं जन्म ले चुका था। बेटा सुन, अब अपने पास अलग ऑफिस वगैरह है और हम अच्छी तनख्वाह भी दे सकते हैं। ऐसा कर, एक मैनेजर हायर कर लेते हैं। चैक को समझाते हुए मीना बोली। चैक के दिल में कोई शक नहीं आया और बोली, हाँ आइडिया तो अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तपाक से मीना बोली, अरे तो रेवेन्यू भी तो बुलाएगा। मीना की बात सुन हंसते हुए चैक बोली, अरे वाह मम्मा, तुम तो एकदम MBA टाइप बोलने लगी। सही है। वैसे ऐसा नहीं था कि मीना वाकई चैक को बिजनेस देना नहीं चाहती थी या उसे पैसों का लालच था। उसे तो बस रवीश की बात से एक डर सता गया था। डर इस बात का था कि चैक अगर शादी के बाद बिजनेस ना संभाल पाई नई जिम्मेदारियों में तो क्या होगा। साथ ही एक डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एंगेजमेंट ना चला जाए। भले ही यह बिजनेस एंगेजमेंट वाले लेवल से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका था और 500 औरतों की टीम और दर्जनों क्लाइंट्स के ऑर्डर मैनेज करने तक था, लेकिन मीना को अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन का एहसास था। और अब ऐसी बिजी लाइफ के बाद
वापस उस अकेलेपन में जाने का ख्याल भी डराता था। खैर, मैनेजर की हायरिंग के लिए ऐड दिया गया। तमाम लोगों के प्रोफाइल देखने के बाद फाइनल राउंड में 4 लोग सिलेक्ट हुए। बातचीत के बाद अंततः माधव मेहरा को सिलेक्ट किया गया। 35 साल का माधव काफ़ी शार्प और इम्प्रेसिव था। आने के कुछ ही दिनों में उसने अपने अनुभव के बल पर कंपनी को दूसरी स्टेट्स के ऑर्डर भी दिलवा दिए और गवर्नमेंट के साथ साथ सप्लायर के तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया। मीना तो बेहद खुश हो गई उसकी परफॉर्मेंस से। जैक की भी खुशी का ठिकाना नहीं। यू आर अमेजिंग माधव, जैक ने माधव को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ग्रेट। मीना जी के इस बिजनेस आइडिया में ही इतना दम है कि इसे सेल करने में दिक्कत नहीं, माधव ने मीना को निहारते हुए कहा। जैक को उसका मीना को ही कॉम्प्लीमेंट देना और तो लगा थोड़ा, लेकिन उसने इग्नोर किया। माधव में वो सब था जो एक बास को चाहिए होता है। माधव वो सब भी था जो एक 23-24 साल की लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। जैक भले ही कहने को बिजनेस वूमन थी, लेकिन अल्टीमेटली थी तो यंग ही। माधव उसे भा गया, लेकिन माधव का इरादा तो कुछ और ही था। एक शाम माधव से जैक ने पूछा कि क्या वो उसे उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देगा। माधव ने बोला, ठीक है चलो। जैक को कहीं जाना नहीं था, सिर्फ बहाने से माधव के साथ वक्त बिताना चाह रही थी। खैर, कुछ दूर चलने के बाद जैक एकदम से बोली कि उसके फ़ोन पर उसकी सहेली का मैसेज आया कि वो अब घर पर नहीं है। ओह, बोर कर दिया इसने तो। माधव पास ही कॉफ़ी शॉप है, चलिए कॉफ़ी पीने चलें, जैक ने एक्टिंग करते हुए कहा। माधव शायद समझ गया था ये हरकत। बोला, नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, तुम भी मत पिया करो, एसिडिटी हो जाएगी। जैक आए दिन माधव के इर्द गिर्द घूमती, लेकिन माधव के लिए वो सिर्फ उसके बॉस की कम उम्र की इमेच्योर बेटी थी। माधव 35 साल का एक संजीदा डाइवोर्सी था। उसे जैक का इतराना इटलाना पसंद नहीं था, लेकिन ऑफिस के रिश्तों के चलते कुछ कहता नहीं था। जैक उसके इसी लिहाज को अपने लिए स्कोप समझने लगी। ऑफिस में एक शाम देर तक माधव को काम करता देख मीना ने उससे पूछा, माधव, इतनी देर तक क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना? पूरा ऑफिस खाली हो गया है। मीना को देख माधव ने मुस्कुराकर उसे देखा और कीबोर्ड पीछे करते हुए बोला, घर पर भला है कौन जो मेरा वेट करे, और वहाँ करने को है ही क्या? सोचा यहीं बैठकर कुछ काम ही निपटा लूँ। माधव की बात सुन मीना बैठ गई और माधव से संकोच करते हुए उसकी शादी और डाइवोर्स के बारे में पूछा, लेकिन माधव इस एकदम बेलौस अंदाज में अपनी शादी से डाइवोर्स तक की कहानी मीना को सुना दी। मीना को अचानक एक सिंपैथी सी हुई माधव के लिए। उसके हाथ पर हाथ रख बोली, जब कभी बोर हुआ करो हमारे घर आ जाया करो। माधव ने अब मीना के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक्स, आऊँगा, लेकिन क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी किसी दिन? माधव की नज़रें, बॉडी लैंग्वेज और सवाल ने मीना को अनकंफर्टेबल कर दिया। जवाब में मीना सिर्फ मुस्कुराई। माधव अब मीना की हथेली को थपथपाते हुए बोला, आप भी उसी नाव पर सवार हैं जिस पर मैं। जिस दर्द की दवा तलाशते आप दफ्तर आती हैं, उसी वजह से मैं भी। मीना मुस्कुराते हुए वहाँ से उठी और घर को चली, लेकिन जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि माधव आखिर उसके हाल से वाकिफ़ कैसे है, और आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मीना ने खुद को उसकी ओर खींचता महसूस किया। एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करी मीना ने। मीना को पता भी न चला और वो कब आ गई माधव के पास। दोनों को एक दूसरे में वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन अपनी माँ की माधव से बढ़ती नज़दीकी का अंदाज़ जब जैक को हुआ, तब उसके दिल में माँ के लिए चिढ़ नफ़रत में बदल गई। मीना लेकिन इन सब से बेखबर माधव से जज्बाती तौर पर बेहद जुड़ गई। सपोर्ट सिस्टम से बन गए थे दोनों एक दूसरे के। मीना, मुझसे शादी करोगी? माधव ने एक दिन मीना को सरप्राइज़ करते हुए कहा।
मीना चुप रह गई। माधव ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं और वो इस बारे में सोच सकती है। लेकिन मीना को वक्त लेने में अक्लमंदी नहीं दिखी। उसी रात उसने रवीश को कहा कि अब वो इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करती उससे, इसलिए डाइवोर्स चाहती है। माधव के बारे में भी बताया, लेकिन रवीश ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसे तो एहसास हुआ कि गलती उसकी है। वो जान भी नहीं पाया कि जब वो अपने दफ्तर की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, अपने घायल रिश्तों को पीछे तड़पता छोड़ रहा था, रवीश वाकई गिल्टी फील कर रहा था और उसने मीना को इस बात का एहसास भी कराया। माधव से जब मीना मिली तो उसे वो अपने ज़्यादा करीब लगा। माधव, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे सॉर्ट आउट करती हूँ, मीना ने रिक्वेस्ट करी। टेक योर टाइम, लेकिन मैं किस भरोसे में इंतज़ार करूँ? माधव ने पूछा और फिर माहौल को हल्का बनाते हुए इतराकर बोला, तुम अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, तब जानूँ। मीना को ना जाने क्यों लगा उसे माधव पर अपना विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। उसने अगले ही दिन कंपनी माधव के नाम कर पेपर उसके हाथ में दे दिए। माधव ने प्यार से मीना को गले लगाया। इसी बीच चहक ने दोनों को इतने करीब देख लिया और चीख पड़ी। माधव को यह हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और चहक को बोला, गेट आउट, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। बेटी के सामने खुद को ऐसी हालत में देखे जाने की झेप तो थी ही, लेकिन बेटी की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं हुई उसे। माधव, ये कैसे बोल रहे हो तुम चहक से? आज उसे बाहर निकालने की बात बोली है, कल मुझे बोलोगे? मुस्कुराते हुए माधव बोला, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमने खुद ही कंपनी छोड़ दी है। मीना का सर घूम गया। माधव के पहले दिन से आज तक का पूरा काल चक्र दिख गया एक पल में, और वक्त नहीं लगा समझते कि कैसे शिकार हुई वो जज्बातों के इस जाल का। चहक को भी सब समझते देर न लगी। माँ को सीने से लगाया और ऑफिस से उसका हाथ पकड़कर घर आ गई। चहक ने लेकिन तय कर लिया था कि इतनी आसानी से माधव को उसके खेल में जीतने नहीं देगी। घर पर मीना, रवीश और चहक ने बड़ी जिम्मेदारी से हालातों को समझा और आगे की रणनीति बनाई। रवीश ने अपनी पहुंच के चलते फौरन पुलिस की सहायता ली और एक हफ्ते में माधव मीना के आगे रहम के लिए गिड़गिड़ा रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मीना ने घृणा से माधव से पूछा। हाथ जोड़कर माधव बोला, मुझे लगा ना रवीश तुम्हारी मदद ना करेगा, ना चहक, और कंपनी मेरी हो जाएगी। रवीश ने यह सुन मीना के कंधे पर हाथ रख अपने होने का एहसास कराया। कंपनी बहरहाल चहक के नाम कराई गई और माधव को 420 के केस में जेल भेज दिया गया। चहक अब अकेले बिजनेस संभालने लगी और जल्द ही उसकी शादी हो गई। चहक की विदाई के अगले दिन मीना ने रवि से पूछा, दफ्तर नहीं जाएंगे आज आप? नहीं, इस्तीफ़ा दे दिया है और तुम बैग पैक करो। सेकंड इनिंग की शुरुआत हफ्ते भर की यूरोप यात्रा से होगी। जिस दवा की तलाश में वो इतने दूर चली गई थी, उसे अपने इतने पास देख मीना की खुशी आंसू बन बह रही थी।